हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ आईबीएस सखर का 20 जनवरी 2023 का पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, आईबीएस सखर का ये पेपर ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए मुनक्किद किया गया था। आजकल ग्रेड 5 से लेकर 15 तक के आईबीए के पेपर्स हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ये पेपर्स हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम इन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है जिस तरह ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को डिटेल से सॉल्व किया जाता है, वैसे ही आज के पेपर को मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ई टेस्ट अकेडमी प्रॉपर एक अकेडमी है जहां पर फिजिकल क्लासेस होती हैं, लेकिन ये अकेडमी पूरे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स को गाइड कर रही है। बहुत से कैंडिडेट्स तो फिजिकली हमारी एकेडमी से क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो क्लासेस नहीं ले सकते, जो दूर दराज इलाकों में से हैं, जो लाहौर नहीं आ सकते। और उन लोगों की आसानी के लिए हमने ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट वेबसाइट, ई टेस्ट मोबाइल ऐप, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं ताकि वो दूर रहकर भी ई टेस्ट अकेडमी के फीचर्स और ई टेस्ट अकेडमी के मशवरों से मुस्तफीद हो सके। बहुत से कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट वेबसाइट, ई टेस्ट मोबाइल ऐप से तैयारी करके कामयाब हो रही है। चलते हैं और आज के इस पेपर को डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आज आए हैं तो इंशाल्लाह ताला बार बार आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप किसी और चैनल की बजाय सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपर हाउस इज नोन एज। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। वीवर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसे हाउस ऑफ लॉर्ड, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ पीयर्स, ये 4-5 नाम हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं। इनमें से कोई भी नाम मौका की मुनासबत से यूज किया जा सकता है। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी पेपर में इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछा जाए, रिपीट किया जाए तो आपको आता हो। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें ताकि हर क्वेश्चन में आपके साथ जब हम डिस्कस करें तो आप परेशान ना हो। पेपर में जो क्वेश्चन आया था आईबीए के पेपर में वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए हम आपको मुहैया कर रहे हैं और बहुत से पेपर्स में ये शॉर्ट डिटेल रिपीट हुई है। इस शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें। ऊपर वाले मेन क्वेश्चन की तरह ही ये शॉर्ट डिटेल भी मुख्तलिफ पेपर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी तैयार करें। ये शॉर्ट डिटेल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि कैंडिडेट्स की इस एक वीडियो में बहुत से पेपर्स की तैयारी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। बहुत से लोग बेरोजगार हैं। एट अ टाइम एक ही वक्त में एक कैंडिडेट बहुत सारी असामियों पर अप्लाई करता है, तो हमारी एक वीडियो को देखने से उसका मुतलका पेपर भी तैयार होता है और उसके साथ साथ कई दूसरे पेपर्स की तैयारी भी एक ही वीडियो में हो जाती है। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल से डिस्कस किया जाता है और बकिया के तमाम सवालात को भी हम इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ डियूरी न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये डियूरी लफ्ज आप पढ़ेंगे इसे, ये चाइना है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करने का लीगल लाइसेंस रखता है। पूरी दुनिया में इस वक्त 5 ममालिक ऐसे हैं जो कि डियूरी में आते हैं। इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस है। ये 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्हें एनपीटी ने बाकायदा तौर पर अलाउ किया हुआ है कि ये वेपन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पर व्यूअर्स, आप शॉर्ट डिटेल में दिए गए 5 ममालिक के नाम याद कर लें कि ये 5 ममालिक जो हैं ये एनपीटी से रिकॉग्नाइज हैं, एनपीटी से इन्हें अलाउ किया हुआ है, एनपीटी से ये रजिस्टर्ड है। ये जितने भी वेपन्स बनाएंगे एनपीटी इन पर एतराज़ नहीं उठाएगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क कोई भी असला बनाएगा तो उस पर एनपीटी ऑब्जेक्शन लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एलिस बियालियास्की रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस 2022 इज फ्रॉम डैश।
यहाँ पर एक प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नाम एलिस बियालिस्की था। इसका ताल्लुक बेलारूस से था। इसे 2022 में नोबेल प्राइज दिया गया, पीस नोबेल प्राइज इसे 2022 में अवार्ड किया गया। ये जो एक्टिविस्ट था इसका पूरा नाम आप नोट कर लें, एलिस विक्टोरेविच बियालियास्की, ये इसका पूरा नाम था। इसका ताल्लुक बेलारूस से था। इसे बहुत से मेडल्स दिए गए। चंद मेडल्स की डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, इसे नोट कर लें। इसे 2013 में ह्यूमन राइट्स प्राइज दिया गया। 2020 में इसे लिवलीहुड, ये भी एक राइट्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक प्राइज था, वो इसको दिया गया। और 2022 में इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये 3 मेन अवार्ड्स हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी इसको कई दूसरे अवार्ड्स भी दिए गए। Question number 4. How many times Pakistan has been the non-permanent member of UN Security Council? पाकिस्तान कितनी बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना? पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक 2023 तक 7 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। व्यूअर्स, ये 7 बार जो पाकिस्तान बना है इसकी ड्यूरेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको भी नोट कर लें। पहली बार 1952 से 1953 तक के लिए 2 साल के लिए बना। दूसरी टर्म जो है वो 1968 से 1969 है। उसके बाद थर्ड टर्म है जो कि 1976 से 1977 है। फोर्थ टर्म, 5, 6, 7, ये तमाम टर्म्स आपके सामने दी गई हैं। इनको नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसे बहुत मेहनत से तैयार किया गया है ताकि कई पेपर्स में बार बार आपके ये काम आए। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। मेन ऑर्गन्स में इसका शुमार होता है। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन हैं जिनमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें कुल मेंबरान की तादाद 15 होती है, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका सर्विंग टेन्योर 2 साल होता है। व्यूअर्स, ये जो सिलेक्शन होती है नॉन परमानेंट मेंबर्स की, ये अल्फाबेटिकली होती है। वो तमाम ममालिक जिनका नाम ए से शुरू होता है, सबसे पहले उन्हें सिलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। उसके बाद फिर बी वालों की, सी वालों की, डी वालों की, इस तरह 1 बाय 1 अल्फाबेटिकली तमाम ममालिक, जितनी भी इसके मेंबर ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, वो तमाम के तमाम नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं। आप देखें यहाँ पर जो आपके सामने टेन्योर हमने दिया है, इसमें पाकिस्तान 2 साल के लिए हर टर्म में सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब, इसका मकसद यही है कि ये 2 साल इसकी टर्म है। टर्म के बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है, फिर अगले ममालिक को ये मेंबरशिप दी जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम आईबीए के पेपर्स उठा लें, अदर पोस्टों के पेपर उठा लें, हर पेपर में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी डिस्कस किया गया है। व्यूअर्स, आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर एक आई बटन है। इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को इंतहाई आसान तरीके से ब्रीफ किया गया है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो तब भी आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं और लोगों में बैठकर इस वीडियो को डिस्कस कर सकते हैं। इंतहाई आसान अल्फाज में यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस किया गया है। इस एक वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद इस वीडियो को देखने से पहले आपको ना पता हो। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक को कब कायम किया गया, किस कॉन्फ्रेंस में इसकी बुनियाद रखी गई, इसके कितने मेंबर ममालिक हैं, इसके मौजूदा प्रेसिडेंट का क्या नाम है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें। वर्ल्ड बैंक को जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में कायम किया गया, इसकी बुनियाद रखी गई। व्यूअर्स, जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी है। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहां पर आलमी सतह पर फाइनेंशियली क्राइसिस को डिस्कस किया गया और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया गया कि किस तरह से तमाम ममालिक मिलकर एक दूसरे की माली तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक को कायम किया गया। इस वक्त मौजूदा 2023 में वर्ल्ड बैंक के मेंबर ममालिक की तादाद 174 है। इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, वो डेविड मेलपास हैं।
वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को, तमाम पेपर्स को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। और इस तमाम डिटेल को सर्च आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर किया करें, छोटा सा कमेंट करें जरूर। इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियोस हम आपको फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBA सक्खर ग्रेड 5 से 15 तक के पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिसमें IBA सक्खर के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद थे और मुकम्मल हलशुदा थे, और यही नोट्स हमने कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए भिजवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन नोट्स में से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इन नोट्स में मौजूदा 20 जनवरी 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। जिस तरह हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम डिस्कशन, ये तमाम की तमाम वजाहत इन नोट्स में शामिल है। अगर आप अप टू डेट IBA सक्खर के ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक के लिए नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं, ये नोट्स आपको अप टू डेट मिलेंगे। आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इसके साथ साथ आप ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल लैंडलॉक्ड स्टेट? वीवर्स, डबल लैंडलॉक्ड स्टेट जो है इसमें ऑप्शन सी है। उज्बेकिस्तान को डबल लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लैंडलॉक्ड कंट्री या लैंडलॉक्ड स्टेट किसे कहते हैं। इसे सादा अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं। ऐसा मुल्क जो चारों अतराफ से खुश्की से घिरा हो उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। या इसे दूसरे अल्फाज में आप यूं कह लें कि कोई भी मुल्क जिसे चारों साइडों से समंदर टच ना करता हो, ऐसे मुल्क को लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 44 ममालिक ऐसे हैं जिन्हें चारों अतराफ से समंदर नहीं लगता, चारों अतराफ से वो खुश्की में घिरे हुए हैं। ऐसे 44 ममालिक इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये तो हो गई लैंड लॉक्ड कंट्री की डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो वर्ड है डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, ये डबल लैंड लॉक्ड स्टेट या कंट्री क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ऐसा मुल्क जो बजाते खुद तो लैंड लॉक्ड कंट्री है ही, उसके इर्द गिर्द के ममालिक भी अगर लैंड लॉक्ड कंट्री हैं तो इसे डबल लैंड लॉक्ड स्टेट या डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाएगा। उज्बेकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसे चारों तरफ से 5 लैंड लॉक्ड ममालिक ने घेरा हुआ है। इन 5 लैंड लॉक्ड ममालिक में अफगानिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल है। ये 5 ऐसे लैंड लॉक्ड ममालिक हैं जो उज्बेकिस्तान के चारों अतराफ में मौजूद हैं। इसलिए उज्बेकिस्तान को डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। सैंटियागो को 1818 में चिली का कैपिटल दारुल हुकूमत बनाया गया। चिली एक मुल्क है जो कि साउथ अमेरिका में वाक़ है। इसके साथ साथ आप चिली की करेंसी भी नोट कर ले। बहुत से पेपर्स में करेंसी और कैपिटल्स बार बार रिपीट होते हैं। चिली की करेंसी पीसो है। क्वेश्चन नंबर 8, करंट लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्रॉम। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा थर्मल एनर्जी से हासिल होता है। वीवर्स, अगर आप सर्वे चेक करेंगे नेपरा का 2021 का, तो उसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि 63% है, 63% ऑफ होल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स फ्रॉम थर्मल एनर्जी। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 63% थर्मल एनर्जी से हासिल किया जा रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी एनर्जी पैदा हो रही है उसकी तमाम परसेंटेज आपके साथ हमने डिस्कस की है। ये 2021 का सर्वे है नेपरा का। इसके मुताबिक थर्मल पावर जनरेशन जो है ये 63% है। हाइड्रो पावर जनरेशन 25% है। हाइड्रो पावर जनरेशन से मुराद पानी से
पैदा की जाने वाली बिजली। उसके बाद है विंड पावर जनरेशन, हवा के जरिए जो बिजली पैदा की जाती है उसकी परसेंटेज 5.4% है। और न्यूक्लियर पावर जनरेशन 6.5% है। वीवर ये तमाम पॉइंट्स जो है ये हमने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से सॉर्ट आउट किए हैं, रिसर्च किए हैं, आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। इन पॉइंट्स को अपने पास लिखा जरूर करें। अगर आप इन्हें ढूंढने बैठेंगे तो ढूंढने में आपका बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से IBA के ये नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नोट्स में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने नहीं मंगवाए तो इन पॉइंट्स को अपने पास लिखें ज़रूर, और ये बार बार आपके काम आने वाले पॉइंट्स हैं। Question number 9. If a car travels at an average speed 25 meter per second, then the average speed in kilometer is. यहाँ पर यह कहा गया है कि एक कार है जो 1 सेकंड में 25 मीटर का फासला तय कर रही है। ये बताएं कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर एवरेज स्पीड के साथ सफर करेगी, या उसकी 1 घंटे में एवरेज औसत स्पीड बताएं। वीवर्स ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तसल्ली के साथ, सुकून के साथ इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, देखें, उसके बाद हम इसे शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे सामने जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो है 25 मीटर्स। 25 मीटर का सफर 1 सेकंड में गाड़ी तय कर रही है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि 1 घंटे में कितने मिनट है और कितने सेकंड है, और इन तमाम को हमने 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमने 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया, और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमने यहाँ पर लिखकर उसको भी मल्टीप्लाई किया। हमारे पास 90,000 मीटर जवाब आया। यहाँ पर ये भी नोट कर लें, 1000 मीटर्स हो तो 1 किलोमीटर बनता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। जब आप मीटर्स को किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 किलोमीटर सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, यानी कि गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वीवर्स ये कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप फौरी तौर पर कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली हम आपको आपके कमेंट का जवाब देंगे। और कोशिश किया करें कि कमेंट्स में ही क्वेश्चन को क्लियर किया करें, ताकि आपके साथ साथ अगर कोई और कैंडिडेट भी कंफ्यूज है तो उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो सके। Question number 10. Which one is the largest area-wise country in Central Asia? सेंट्रल एशिया में रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क काजिकिस्तान है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। सेंट्रल एशिया में कुल ममालिक की तादाद 5 है, जिनमें सबसे बड़ा काजिकिस्तान है। अगर आप इसे ओवरऑल देखेंगे, दूसरे ममालिक के रकबे को भी कंपेयर करेंगे, तो काजिकिस्तान का जो रकबा है वो सेंट्रल एशिया के कुल रकबे का 60% बनता है। ये काफी बड़ा मुल्क है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको टेस्टिंग सर्विस वाइज डाटा अलग मिलेगा, पोस्ट वाइज डाटा अलग मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज डाटा अलग मिलेगा, यानी कि हर पोस्ट का डाटा, हर टेस्टिंग सर्विस का डाटा, हर डिपार्टमेंट का डाटा आपको अलग अलग मिलेगा। और इन तमाम पोर्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे और 100% सॉल्व होंगे। इसलिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को आप एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार विजिट करने के बाद बार बार आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करेंगे और दूसरे कैंडिडेट्स को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पेपर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 11. द लीनिंग टावर इज लोकेटेड इन. लीनिंग टावर पीसा में वाक़या है। पीसा इटली का एक शहर है जहां पर यह टावर वाक़या है। लीनिंग टावर को पीसा टावर भी कहा जाता है क्योंकि ये जिस जगह पर मौजूद है, जिस शहर में ये टावर वाक़या है, उस शहर का नाम पीसा है। उस शहर के नाम की मुनासबत से इसे पीसा टावर भी बोला जाता है, कहा जाता है। पीसा टावर या लीनिंग टावर की कुल ऊंचाई 57 मीटर है, 57 मीटर इसकी कुल हाइट है। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए नील को कहा जाता है। वीवर्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, बहुत सी जगहों पर आपको अमेज़न मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न मिलेगा, लेकिन
पेपर्स में जहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसकी जो की आ रही है वहां पर दरियाए नील, रिवर नील ही मेंशन है। अमेज़न के बारे में अभी डिस्कशन चल रही है और इस पर बहस भी जारी है कि अमेज़न सबसे बड़ा दरिया है, लेकिन हम यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक दरियाए नील को ही टिक करेंगे। आपके सामने मौजूदा लेंथ है, हमने लिख दी है। दरियाए नील की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। दरियाए यंग्स की लंबाई 6300 किलोमीटर है। दरियाए अमेज़न की लंबाई 6400 किलोमीटर है। दरियाए कोंगो की लंबाई 4700 किलोमीटर है। वीवर्स, इसके साथ साथ ये भी आप जहन में रखिएगा, अगर फ्यूचर में दरियाए नील की बजाय दरियाए अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कंसीडर कर दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए, इस बात पर फैसला हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में हमारी मालूमात में इजाफा के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम इस क्वेश्चन को अपने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर, ई टेस्ट वेबसाइट पर अपडेट कर सकें। Question number 13. In a jar, 1/2 of the marbles are red, 1/4 are white and 1/5 are blue. The fraction of the marble that are not red, white and blue. Viewers, सादा अल्फाज में आप इसे यूं कह लें कि एक जार है, उसमें 1/2 मार्बल जो हैं वो रेड हैं, 1/4 वाइट हैं, 1/5 ब्लू हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि आप वो परसेंटेज बताएं जो रेड, ब्लू और व्हाइट मार्बल्स के अलावा है। यहाँ पर 1/20 सही जवाब है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन ऑप्शन बी किस तरह से है, शो डिटेल में आ जाए। यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज को अलग अलग लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। रेड इतना है, व्हाइट इतना है, ब्लू इतना है। अब हमने इसे जमा किया। जमा आपने किस तरह से करना है, आपने इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेना है। ये हमने यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लिया है। ये देखें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास 19/20 जवाब आएगा। 19/20 ये आपके पास तीनों जितने भी जार्स हैं, ये देखें, ये तीनों जार जो हैं, इन तीनों जार की रेशो आ गई। यहाँ तीनों जार में से आपने जो वैल्यू है, एक अलग से वैल्यू जो आपने निकालनी है, जिन वैल्यूज पर ये कलर्स मुश्तमिल नहीं हैं, आपने एक में से इसे माइनस कर देना है। जो वैल्यू आपके पास आएगी ये वो वैल्यू है जो रेड, ब्लू और व्हाइट के अलावा मार्बल्स की तादाद है जार के अंदर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी को हमने टिक किया है। 1/20 इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नॉट करेंसी इन दिनार? इन चारों ममालिक में से कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी दिनार नहीं है? यहाँ पर लिबनान ऐसा मुल्क है जिसकी करेंसी दिनार नहीं है। लीबिया, बहरीन और जॉर्डन, इन तीनों ममालिक की करेंसी दिनार है, जबकि लिबनान की करेंसी पाउंड है। इसलिए ऑप्शन डी इधर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15. पाकिस्तान एंड इंडिया जॉइंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन। पाकिस्तान और इंडिया ने SCO को 2017 में ज्वाइन किया। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वीवर्स, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं SCO के हवाले से बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ये नोट कर लें। सबसे पहले तो आप एग्जैक्ट डेट नोट करें। पाकिस्तान और इंडिया ने SCO को 9 जून 2017 को ज्वाइन किया। SCO को 15 जून 2001 में कायम किया गया। SCO 8 ममालिक पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजेशन है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हमने बनाई है जो ई टेस्ट अकेडमी से रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, दूर दराज इलाकों में से हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान से हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स हमारी इस ऐप से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी इस ऐप में तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। आज का ये जो पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, विद इन 24 आवर्स आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएगा। ये ई टेस्ट मोबाइल ऐप हमारी पाकिस्तान में तेजी से ग्रो करने वाली मोबाइल ऐप है। हमारी ये ई टेस्ट मोबाइल ऐप का बुनियादी मकसद ये है कि कैंडिडेट्स को फ्यूचर में आने वाले वक्त में आज से 6 माह के बाद, साल के बाद किसी किस्म की बुक परचेज ना करनी पड़े। जिस कैंडिडेट्स के पास हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप होगी, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उसे किसी किस्म की बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक छोटा सा काम किया करें, जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है।
आपकी तरफ से हमें सिर्फ यही पे बैक चाहिए कि जैसे ही आप इसे डाउनलोड करें हमारे इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन। यूके ने यूरोपियन यूनियन को 2020 में छोड़ दिया। व्यूअर्स, ये एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है कि यूरोपियन यूनियन को यूके ने क्यों छोड़ा। इसको मैं मुख्तसर करके शॉर्ट करके मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि यूके ने यूरोपियन यूनियन से लेफ्ट क्यों किया। ये ऐसी डिस्कशन है शायद आपको इससे पहले किसी ने ना बताई हो और बहुत से कैंडिडेट्स को उम्मीद है कि ये पता भी नहीं होगी। नोट कर ले, सबसे पहले यूके ने ये जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, इस तमाम प्रोसीजर को, इस तमाम अमल को ब्रेग्जिट का नाम दिया गया। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन एग्जिट। ये देखें, ये हमने आपके सामने लिखा हुआ है, ये दो वर्ड्स हैं, ब्रिटेन एग्जिट। इन दोनों को मिलाकर ब्रेग्जिट लफ्ज बनाया गया है। यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलने का अमल ब्रेग्जिट कहलाया। इसको ब्रेग्जिट कहा गया और आपने मीडिया पर भी देखा होगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन चलती रही है। यूरोपियन यूनियन को यूके ने 1 फरवरी 2020 को छोड़ दिया। यूरोपियन यूनियन 27 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन एक तजारती लिहाज से एक बहुत बड़ा एक सेटअप है। इसमें 27 ममालिक शामिल हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको यूरोपियन यूनियन का बुनियादी मकसद भी बताता चलूं, उसके बाद आपको समझ आएगी कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ा। यूरोपियन यूनियन एक 27 ममालिक का एक ऐसा सेटअप है जो तजारत को फरोग देने के लिए बनाया गया है। 27 ममालिक जो इसमें शामिल है वो एक दूसरे ममालिक में आसानी से तजारत कर सकते हैं। बहुत कम रेशो के टैक्सेस इन्हें पे करने पड़ते हैं। यूके भी इसमें शामिल था, लेकिन यहाँ पर यूके को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। यूके सबसे ज्यादा टैक्स पे करता था यूरोपियन यूनियन को, लेकिन उसकी आउटपुट यूके को उतनी नहीं मिलती थी जितना कि वो पे करता था। इसलिए यूके ने यही फैसला किया कि उसे यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दूसरे 27 ममालिक यूके में आकर बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, जबकि यूके जो है बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहा था, लेकिन उसको जो आउटपुट थी, प्रॉफिट थी, वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम मिल रही थी। और एट द एंड फरवरी 2020 में यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। ये मुख्तसर सी डिस्कशन थी जिसे आपके साथ शेयर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको ब्रेग्जिट और यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना समझ आ गया होगा। Question number 17. At supermarket store, everything is sold for 20% less than the price marked. If store owner buys radios for ₹80, the price should he mark them. If he wants to mark 20% profit on his cost is dash. इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को मैं आपको उर्दू में बताता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। आप अक्सर किसी स्टोर वगैरह पर गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक चीज की कीमतें फरोख्त इतनी है और उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक चीज की कीमत जो है वो 100 है, 100 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट और ये चीज आपको 80 रुपये में मिलेगी। यही यहाँ पर बताया गया है कि एक दुकानदार है, वो कोई भी चीज सेल करता है अपनी दुकान में तो वो 20% डिस्काउंट के साथ सेल करता है। उसने एक रेडियो खरीदा है, एक या ज्यादा रेडियो उसने खरीदे हैं और उसकी कीमत 80 रुपये है, यानी कि एक रेडियो 80 रुपये का खरीदा है। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दुकानदार चाहता है कि वो 80 रुपये के रेडियो पर 20% मुनाफा कमाए। आप ये बताएं कि दुकानदार कितने पैसे वहां पर डिस्प्ले करे, कितनी कीमत उस रेडियो की डिस्प्ले करे कि उसे 80 रुपये पर 20% प्रॉफिट मिले। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेकिन इंतहाई आसान है। आपने परेशान नहीं होना, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले हमने आपके सामने कॉस्ट लिखी है, ये देखें, ये कॉस्ट है, 80 रुपये इसकी कॉस्ट है और 80 रुपये पर दुकानदार चाहता है कि 20% मुनाफा कमाए। 80 रुपये का 20% जो है वो 16 रुपये बनेगा, यानी कि दुकानदार चाहता है कि वो 80 रुपये का रेडियो खरीद कर उसे 96 रुपये में फरोख्त करे। व्यूअर्स, इसका आसान तरीन हल ये है कि आपने क्या करना है, बारी बारी जितने भी आपके पास फिगर्स, अमाउंट्स, नंबर्स दिए गए हैं उनकी परसेंटेज निकाल लें। ये आपके साथ ये 4 यहाँ पर अमाउंट्स है, 4 ही होंगी आने वाले पेपर्स में भी, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है आपने। तो यहाँ पर हमने जब 120 की परसेंटेज निकाली तो हमारे पास 24 आया। 24 को जब हमने 96 में जमा किया तो हमारे पास 120 आया।
इट्स मीन के दुकानदार 120 रुपए डिस्प्ले करेगा, रेडियो के ऊपर वो 120 रुपए लिखेगा और उसके साथ वो ये मेंशन करेगा कि ये रेडियो आपको 20% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। और जब कोई कस्टमर उसे 20% डिस्काउंट के साथ खरीदेगा तो वो रेडियो के 96 रुपए दुकानदार को पे करेगा। इस तरह दुकानदार उस रेडियो पर 20% डिस्काउंट भी दे देगा और 20% उससे अर्न भी कर लेगा। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी, कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट ओलंपिक 2024 विल बी हेल्ड इन। नेक्स्ट जो आने वाली ओलंपिक गेम्स हैं 2024 की, वो पेरिस में मुनक्किद होंगी। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में पेरिस का पूछा गया है, यानी कि उस जगह का पूछा गया है जहां पर ओलंपिक 2024 होंगी, और कुछ पेपर्स में डेट पूछी गई है शुरू होने की, और कुछ पेपर्स में ओलंपिक गेम्स के खत्म होने की डेट पूछी गई है। ये तमाम पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट 2024 की जो ओलंपिक गेम्स हैं ये पेरिस में 24 जुलाई 2024 को शुरू होंगी और 11 अगस्त 2024 को खत्म होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल चेंज। यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना जो है ये केमिकल चेंज नहीं है। अगर फोटोसिंथेसिस को देखें, फोटोसिंथेसिस जो है ये पौधों का खुराक बनाने का अमल है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना जो है ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंजिंग प्रोसेस है। जब बर्फ का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। Question number 20, ozone layer protects our earth from the harmful effects of sun's ultraviolet rays। ओजोन लेयर जो है ये सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं को जमीन पर पहुंचने से रोकती है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में ओजोन का फार्मूला पूछा गया है। ओजोन का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है शॉर्ट डिटेल में, O3 ओजोन का फार्मूला है। ओजोन के O3 फार्मूला में ऑक्सीजन के 3 एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये तमाम चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि ये बताएं कि ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स शामिल हैं। ये तमाम चीजें हम आपके साथ इसलिए बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले पेपर्स में कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू में कामयाबी के लिए ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स देते रहते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला रोजाना की बुनियाद पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में सही नहीं है। इट मींस 3 स्टेटमेंट्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के बारे में है, एक स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शन से लिंक नहीं करती, उससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, लेकिन ऑप्शन ए किस तरह से है इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी मटेरियल की जो स्टेट्स हैं, हालतें हैं, वो केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होती। आप व्यूअर्स नोट कर लें, ऑब्जर्व कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें। जब भी आप किसी मटेरियल को, किसी मैटर को केमिकल प्रोसीजर में से गुजारेंगे तो उसकी जो हालतें हैं वो लाजमी तब्दील होंगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। बिल्कुल, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नई चीज मार्जे वजूद में आती है। तीसरे नंबर पर है केमिकल रिएक्शन अकर विद द अब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जो है एनर्जी के खारिज होने या जज़ब होने से भी वकूअ पजीर होता है। बिल्कुल ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बी फास्ट, केमिकल रिएक्शन तेज भी हो सकता है, दरमियाना भी हो सकता है और बिल्कुल स्लो भी हो सकता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शंस ठीक है, जबकि ऑप्शन ए जो है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन ए को हमने सही जवाब यहां पर कंसीडर किया है।
Question number 22. The body system that controls and coordinates the function of all other organ system is called nervous system. Nervous system जो है ये पूरे जिस्म के, पूरे बॉडी के सिस्टम को, पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए पैगाम रसानी करता है। Question number 23. The structure of brain is very similar to the structure of. दिमाग का जो स्ट्रक्चर है वो एक वॉलनट की तरह है। वॉलनट से मुराद है अखरोट, इसे वॉलनट भी कहा जाता है, वॉलनट भी आप इसे कह सकते हैं। आपके सामने एक फोटो वॉलनट की दी गई है, ये देखें, ये अखरोट है और ये इंसानी दिमाग है। इंसानी दिमाग की शक्ल जो है बिल्कुल अखरोट की तरह है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24. द क्विक एक्शन इन विच ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड आ। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा फास्ट क्विक रिएक्शन जिसमें दिमाग मुलव्वस नहीं होता उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। व्यूअर्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल ब्रेन सिस्टम का मेन हिस्सा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं। फॉर एग्जांपल, आप रोड पर जा रहे हैं या आप सफर कर रहे हैं तो अचानक कोई मक्खी आकर आपकी आंख के साथ टकराती है। जैसे ही वो मक्खी या कोई जर्रा और पार्टिकल आपकी आंख के साथ टकराएगा तो फौरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर आपकी आंख बंद होगी, आप अपनी पलकों को झपकाएंगे। हालांकि आपके दिमाग ने ऐसा बिल्कुल भी फैसला नहीं किया कि आप अपनी आंख को बंद करें। दिमाग को बिल्कुल पता भी नहीं है कि कोई मक्खी या कोई जर्रा, कोई पार्टिकल आंख की तरफ आ रहा है या आंख को लग रहा है, लेकिन आपने फौरी तौर पर अपनी आंख बंद कर ली है। ये तमाम चीजें जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। Question number 25. When a liquid is placed in a container, the pressure applied to the fluid by the container is equal throughout the container is the statement of. व्यूअर, ये जो मुकम्मल स्टेटमेंट है ये पास्कल लॉ को डिस्कस किया गया है। पास्कल लॉ है क्या? पास्कल लॉ में ये कहा गया है कि अगर किसी बंद कंटेनर में माया मौजूद है, लिक्विड मौजूद है और उस माया पर, उस लिक्विड पर आप प्रेशर, दबाव डालते हैं तो उस लिक्विड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन तमाम पर दबाव उतना ही पड़ेगा जितना कि आपने उस मॉलिक्यूल पर, उस लिक्विड पर, उस कंटेनर का जो स्याल मादा है उस पर डाला है। जितना प्रेशर, जितना दबाव आप उस लिक्विड पर डालेंगे वो मुकम्मल दबाव एक एक एटम पर बराबर यकसा पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा पास्कल का फार्मूला आप जरूर नोट कर लें क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये फार्मूला भी, स्पेशली आईबीए के पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। P = F/A। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। वीडियो काफी लंबी हो गई है क्योंकि हम हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आईबीएस सखर 20 जनवरी 2023 के पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।